नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी यूपीपीसीएल टीजी2 की परीक्षा की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि इस सीरीज में रोज़ 150 हम प्रश्न करते हैं, जो कि सभी टॉपिक से प्रश्न ये संबंधित होते हैं। कोई ऐसा टॉपिक नहीं है कि ये छूट जाता है। दोस्तों, यूपीपीसीएल के अलावा आप एनपीसीआईएल, सेल और इसरो, डीआरडीओ आदि एग्ज़ाम के लिए भी आप देख सकते हैं। दोस्तों, आईटीआई लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, इस सीरीज को देखकर वहां पर बैठ जाना एग्ज़ाम में अपने, तो इससे बाहर एक भी प्रश्न बाहर जाने वाला नहीं है। यूपी आरवीएनएल में हमने पढ़ाया था, यहाँ से अधिक प्रश्न यहीं से मिल गए थे। चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आ जाता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आज का प्रश्न दिया गया है, आग बुझाने की मशीन में कौन सा रंगीन बैंड कार्बन और डाइऑक्साइड सामग्री को दर्शाता है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, काला इसका राइट आंसर है। जैसे कि हम इसमें देखते हैं, इसका प्रयोग वर्ग डी अर्थात विद्युत तारों, उपकरणों आदि में लगी आग को बुझाने के लिए किया जाता है। इसका डायग्राम भी आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, जैसे कि आप देख सकते हैं, पेट्रोल, तार, पेंट जैसे ज्वलनशील तरल पदार्थों के कारण किस वर्ग की आग लगती है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। दोस्तों, वर्ग ए में जो आग लगती है वो जैसे कागज, लकड़ी, ठोस ईंधनों से जैसे कागज, लकड़ी, कंडा और आदि चीज़ों से लगती है आग, ये वर्ग ए के अंतर्गत होती है। और जो वर्ग सी के अंतर्गत होती है दोस्तों, जैसे कि गैस हो गई, गैस से लगने वाली आग हो गई, वो वर्ग सी के अंतर्गत। वर्ग डी के अंतर्गत जो होती है दोस्तों, विद्युत तारों में जो लगने वाली आग होती है वो डी के अंतर्गत आती है। चलिए, जैसा कि हम इसमें बात करते हैं, इस आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड वाले अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न अगला का प्रश्न आपका दिया गया है, वेंट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर में इस्तेमाल होने वाला मुख्य तत्व कौन सा है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम इसका राइट आंसर है। चलिए, जैसा कि हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, आपका अगला प्रश्न दिया गया है, कंडक्टर के आकार को नापने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानक वायर गेज के खांचों के बेयर में कंडक्टर डालते समय बेयर कंडक्टर को डेड डैश। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, ना तो कसा हुआ और ना ही ढीला होना चाहिए, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि हम इसमें देख लेते हैं पूरी जानकारी। जैसा कि स्टैंडर्ड वायर गेज का उपयोग विद्युत तार या केबल की मोटाई मापने के लिए किया जाता है। यह गोलाकार होता है, जिसकी परिधि पर विभिन्न आकार के छिद्र या स्लॉट बने होते हैं, जिन पर साइज लिखा होता है, और जिस तार में सही तरीके से घुस जाता है वही उसका तार का साइज होता है। बीआईएस के अनुसार स्टैंडर्ड वायर गेज जो है 0.125 mm से लेकर 0.8 mm तक मोटे तार का व्यास मापा जा सकता है। चलिए, अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, जैसे बिट्रानिया जोड़ एक प्रकार का विद्युतीय जोड़ है, उसे निम्नलिखित में से किसके लिए उपयोग किया जाता है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ऊपरी तार के लिए उपयोग करते हैं। बाकी दोस्तों, आप बिट्रानिया जोड़ के बारे में देख सकते हैं। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, लकड़ी के लेखों पर छोटे छेद उबाऊ के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ब्राडल, जिसे सूजा कहते हैं। चलिए, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एक तार के व्यास को निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से मापा जा सकता है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वायर गेज, जो कि हमने आपको बता दिया। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया यहाँ पर देख सकते हैं, प्रतिरोध में बहती धारा की मात्रा डेड डैश पर निर्भर करती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, प्रतिरोध में प्रयुक्त वोल्टता तथा ओमीय मान इसका राइट आंसर है। ओम के नियमानुसार दोस्तों देख सकते हैं, आई बराबर वी अपान आर होता है, जो कि ओम के नियमानुसार होता है। अगला है, जैसे कि 1 किलोवाट 250 वोल्ट के 4 तापक उपलब्ध हैं, अधिकतम ऊष्मा के लिए उन्हें कैसे जोड़ा जाएगा? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए,
श्रेणी क्रम में इसे जोड़ते हैं। जैसे कि तापक ऊष्मा का जो फार्मूला होता है H बराबर I² RT होता है, जहाँ की H प्रोपोर्शनल R होता है। चलिए अगला प्रश्न, जैसे कि दोस्तों इसमें अधिकतम ऊष्मा के लिए सभी तापक को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अगला प्रश्न, बीओटी को यह भी कहा जाता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी KWH कहते हैं। जैसे कि दोस्तों बीओटी जो होता है ये यूनिट, बीओटी जो यूनिट होती है किलोवाट घंटा भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से लैंप का कमरे के तापक्रम पर निम्नतम प्रतिरोध होगा। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। आप हल करेंगे जैसे कि फार्मूले पर रखेंगे मान, P बराबर यहाँ से निकाल लेंगे, V बराबर भी यहाँ पर निकाल लेंगे। दोस्तों आपका जो उत्तर निकल कर इसमें से फार्मूले से आता है, ये फार्मूले से दोस्तों कोई मान आपको दिया रहेगा, वहाँ अगर मान रखेंगे तो ये दोस्तों इतना निकल कर आता है। जैसे कि दोस्तों इसमें कमरे के लैंप का कमरे का तापमान निम्न प्रतिरोध द्वारा होता है, जैसे कि 200 वाट और 220 वोल्ट इसका सही उत्तर है। चलिए जैसा कि दोस्तों इस फार्मूलों को आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से काफ़ी सवाल बनते हैं। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया यहाँ पर देख सकते हैं, एक तार संश्लेषी बहुलक से बने रोधन से लेबल किया हुआ उच्च ऊष्मारोधी और गैसोलीन प्रतिरोध के लिए नायलॉन विलेपन युक्त तारों का क्या के लेबल होगा। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी XHHN इसका राइट आंसर है। जैसा कि हम इसमें बात करते हैं, एक तार संश्लेषी बहुलक से बने रोधन से लेबल किया हुआ उच्च ऊष्मारोधी और गैसोलीन प्रतिरोध के लिए नायलॉन विलेपन युक्त होता है, उन तारों पर XHHN लेबल लगा होता है। चलिए अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत नाली ग्रीनफील्ड के नाम से भी जाना जाता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए फ्लेक्सिबल मेटल कंड्यूट इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न जैसा कि दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा एक केबल को भौतिक नुकसान से बचाता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आर्मर इसका राइट आंसर है। जैसे कि हम इसमें देखते हैं आर्मर का स्टील का बना होता है, यह केबल को यांत्रिक सामर्थ्य भी प्रदान करता है। अगला प्रश्न, एफ श्रेणी इंसुलेटर का प्रतिबंधक तापमान डैश है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 155 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है, ओपन सर्किट इलेक्ट्रिकल फॉल्ट को डैश भी कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए सीरीज फॉल्ट कहते हैं। चलिए जैसा कि दोस्तों इस अवस्था में परिपथ में प्रवाहित धारा शून्य होती है, अर्थात सर्किट सप्लाई से अलग हो जाती है। अगला प्रश्न जैसे कि संधारित्र की इकाई डैश होती है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी फैरेड इसका राइट आंसर है। करंट की इकाई एम्पियर होती है। हेनरी की इकाई प्रेरकत्व हेनरी की इकाई होती है। वोल्ट की इकाई वोल्टेज होती है। धारिता बराबर C बराबर Q/V होता है। चलिए अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं, समांतर में जुड़े प्रत्येक को 3 ओम के 3 प्रतिरोध समतुल्य प्रतिरोध डैश ओम होगा। सिंपल सा फार्मूला होता है दोस्तों, यहाँ पर फार्मूले पर मान रखेंगे तो आपका उत्तर निकल कर आएगा 1 ओम। और दोस्तों अगर समान मान के प्रतिरोध हो तो R बराबर R/N भी कर सकते हैं आप। दोस्तों जितने प्रतिरोध हैं उतने, और जितनी संख्या है उसको रखकर भाग दे देंगे, आपको जो उत्तर निकल कर आ जाएगा। अगला प्रश्न जैसा कि दोस्तों कौन से फ्यूज आकार में बड़े होते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए DC फ्यूज इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक उच्च वोल्टेज फ्यूज है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए कारतूस प्रकार के HRC फ्यूज इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, कारतूस प्रकार के HRC फ्यूज यानी हाई रेप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज एक उच्च वोल्टेज फ्यूज है। इसकी विदारक यानी रेप्चरिंग क्षमता 66 किलोवोल्ट पर 500 मेगावोल्ट तक होती है। इसमें चांदी का तार का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये फ्यूज बना हुआ है। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है, अंकीय रिले में ऑन और ऑफ अवस्था में द्विधारी संख्या क्रमशः होती है, जो राइट आंसर दोस्तों 1 और 0 के रूप में दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न जैसे कि
सुरक्षा उपकरण के तौर पर इनमें से कौन सा प्रयोग में लाते हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जैसे कि दोस्तों फ्यूज भी लेते हैं, रिलेज भी लेते हैं और एमसीबी, ये इसके सारे सही उत्तर होंगे। जैसे कि दोस्तों आप रिले के बारे में जानकारी देख सकते हैं, फ्यूज के बारे में वो रिले के बारे में और एमसीबी के बारे में जानकारी देख सकते हैं। जैसे कि रिले हम बात करते हैं, रिले एक ऐसी युक्ति है जो किसी वैद्युतिक या इलेक्ट्रॉनिक परिपथ के वोल्टा मान अथवा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के मान के आधार पर दूसरे परिपथों को ऑन अथवा ऑफ करने हेतु प्रयोग में ली जाती है। अगला प्रश्न जैसे कि दोस्तों संलग्न का प्राथमिक कार्य क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, अतिरिक्त प्रवाह से बचाना, इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों हम इसमें देखते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं वैद्युत परिपथ में वैद्युत धारा का मान अकस्मात अधिक होने लगता है, तब परिपथ को धारा के अतिरिक्त प्रभाव से बचाना होता है। संलग्न को परिपथ के सीरीज में लाइन तार से लगाया जाता है। संलग्न में लेड जो होता है 63% तथा टिन जो होता है 37% धातु को मिलाकर बनाया जाता है, जो निम्न प्रतिरोधकता तथा निम्न द्रव्यमान का होता है। अगला प्रश्न है, संलग्न फ्यूज सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, तापक प्रभाव, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, फ्यूज डेड डैश के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड से सुरक्षा प्रदान करता है। अगला प्रश्न, एक समान और स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में कुंडलन स्थानांतरित करके कुंडल में प्रेरित ईएमएफ को डेड डैश कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, गतिशील प्रेरित ईएमएफ, इसका सही उत्तर होगा। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप पूरी जानकारी समझ सकते हैं और देख सकते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, आप बिजली माध्यम नियंत्रक और उपभोक्ता विद्युत उपकरण हेतु एक सर्किट को डेड डैश कहते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, एक बंद सर्किट यानी क्लोज सर्किट, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, जैसे कि दोस्तों किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति अधिकतम डेड डैश पर होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, चुंबकीय ध्रुव, इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों हम इसमें देखते हैं, किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति अधिकतम चुंबकीय ध्रुव N तथा S पर होती है और सबसे कम चुंबकीय अक्ष पर होती है, और N ध्रुव से चुंबकीय बल रेखाएं वक्राकार निकलकर S ध्रुव में प्रवेश करती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लौह चुंबकीय पदार्थ है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, निकिल, इसका राइट आंसर है। जैसा कि हम दोस्तों इसमें देखते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो किसी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर उसमें चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाते हैं और वे लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि इन पदार्थों की चुंबकशीलता चुंबकशीलता की इकाई से अधिक होती है, और जैसे कि लोहा, इस्पात, निकिल, कोबाल्ट आदि। अगला प्रश्न है, जैसे कि दोस्तों माध्यम वोल्टेज स्थापना प्रणाली के लिए वोल्टेज डेड डैश है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है 125 वोल्ट से अधिक, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, किसी भी क्षण पर अल्टरनेटिंग क्वांटिटी वोल्टेज या करंट की परिमाण को डेड डैश कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, तात्कालिक मूल्य, इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, डायग्राम द्वारा समझ सकते हैं। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं, जैसे कि पीक मूल्य देख सकते हैं, आरएमएस मूल्य और पीक कारक भी देख सकते हैं। जैसे कि दोस्तों हम इसमें फार्मूला की बात करते हैं, जैसे कि पीक फैक्टर बराबर होता है शिखर मान अपान प्रभावी मान, जो कि आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, जैसे कि निम्नलिखित में से किस विधि में थ्री फेज सप्लाई और थ्री फेज सप्लाई के साथ साथ सिंगल फेज सप्लाई से जुड़ सकती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, स्टार कनेक्शन में, इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों इसमें हम देखते हैं, लाइन वोल्टेज बराबर √3 फेज वोल्टेज और लाइन करंट बराबर होता है फेज करंट, जो कि देख सकते हैं, जो कि लाइन वोल्टता एक दूसरे से 120 डिग्री पर होती है। अगला प्रश्न है, जैसे कि दोस्तों परीक्षण करते समय रख रखाव
से पहले चालक के हिस्सों के भूसंपर्कन के लिए डैश डैश आवश्यक है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, भूसंपर्कन स्विच इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों हम इसमें देखते हैं, अर्थिंग करने से बड़ी हुई अर्थ फॉल्ट करंट अर्थ वायर द्वारा सीधी भूमि यानी अर्थ में प्रवाहित हो जाती है। अर्थ वायर का प्रतिरोध अति निम्न यानी वेरी लो रखा जाता है। किसी स्थापन में सभी उपकरणों में मेटालिक पार्ट को भू संयोजित करना आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है, जैसे कि दोस्तों आईई नियम के अनुसार अगर भूसंपर्कन पट्टी जस्तेदार इस्पात पदार्थ की हो तो नट और बोल्ट डैश डैश के होने चाहिए। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर है, जस्ती इस्पात इसका राइट आंसर है। चलिए, जैसा कि दोस्तों हम इसमें बात करते हैं अगले प्रश्न पर, जैसे कि सभी डैश डैश के लिए डबल अर्थ जरूरी है। राइट आंसर दोस्तों, मोटर के लिए डबल अर्थ जरूरी है। जैसा कि दोस्तों उपकरणों का धातु भाग व भू के बीच शून्य विभवांतर होना चाहिए। अगला प्रश्न है, जैसे कि निम्नलिखित में से दैनिक उपयोग के उपकरणों में से किसे भू संपर्कन की जरूरत नहीं होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, प्लास्टिक बॉडी वाले फैन रेगुलेटर के लिए भू संपर्कन की जरूरत नहीं है, यानी अर्थ की जरूरत नहीं होती है उसमें। अगला प्रश्न, डैश डैश एक प्रतीप अभिनति सिलिकॉन का जर्मेनियम पीएन जंक्शन डायोड है जिसमें जंक्शन के प्रकाश के संपर्क में आने पर व्युत्क्रम धारा बढ़ती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, फोटो डायोड इसका राइट आंसर है। जैसा कि हम इसमें फोटो डायोड के बारे में जानकारी देखते हैं, जैसे कि फोटो डायोड एक प्रतीप अभिनत यानी रिवर्स बायस सिलिकॉन या जर्मेनियम यानी पीएन जंक्शन डायोड है जिसमें जंक्शन के प्रकाश के संपर्क में आने पर व्युत्क्रम धारा यानी रिवर्स करंट बढ़ती है। इसका डायग्राम भी आप देख सकते हैं फोटो डायोड का। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा वोल्टता स्रोत प्रतीपक यानी वीएसआई का उदाहरण नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, डायोड इसका राइट आंसर है। चलिए, जैसे कि हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये अगले प्रश्न जानने से पहले इसमें देखते हैं, थोड़ी जानकारी लेते हैं। जैसे कि जब एक डायोड अनकंट्रोल्ड सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है तो डायोड का प्रयोग रेक्टिफायर आदि बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न, पीएन संधि के अवयव क्षेत्र की चौड़ाई डैश डैश होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 1 माइक्रो ओम इसका राइट आंसर है। जैसा कि हम इसमें देखते हैं, पीएन जंक्शन में जंक्शन के पास विपरीत आवेश एक समान मात्रा में आकार एक दूसरे से न्यूट्रलाइज यानी उदासीन हो जाते हैं और एक आवेश रहित क्षेत्र का निर्माण करते हैं जिसे अवक्षय परत कहते हैं। अवक्षय परत परफेक्ट इंसुलेटिंग मीडियम का कार्य करती है। अगला प्रश्न, जैसे कि दोस्तों इसमें देख सकते हैं, एनामेल वार्निश की एक पतली परत के साथ लेपित तांबे की तारों को डैश डैश कहा जाता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सुपर एनामेल्ड तार इसका राइट आंसर है। जैसा कि इसमें देख सकते हैं आप, एनामेल्ड वार्निश की एक पतली परत के साथ लेपित तांबे के तारों को सुपर एनामेल्ड तार कहा जाता है। इनेल्ड किया हुआ तांबे का चालक समानता आकार में गोल व लंबाई के लिए होता है। ये निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि सुपर इनेमल तांबा तार, सूत से चढ़ा एक परत का धागा तार और दोहरा सूत अवर्णित तार और एकल सिल्क अवर्णित तार और दोहरा सिल्क अवर्णित तांबा तार, जो कि देख सकते हैं। और इसमें देख सकते हैं पीवीसी तांबा तार भी होता है। अगला प्रश्न, जैसा कि करंट वोल्टेज वक्र जिसमें कलेक्टर वोल्टेज को बढ़ाकर इससे अधिकतम मूल्य तक पहुंचाता है उसे डैश डैश कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कलेक्टर की करंट वोल्टेज वक्र इसका राइट आंसर है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, जैसा कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, दिष्टकारी यानी रेक्टिफिकेशन डैश डैश के उपयोग में से एक है। राइट आंसर डायोड इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, जैसे कि दोस्तों ट्रांजिस्टर डैश डैश के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कैपेसिटर इसका राइट आंसर है। जैसे कि दोस्तों ट्रांजिस्टर को कैपेसिटर के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर तथा स्विचिंग डिवाइस के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, जैसे कि दोस्तों निम्न में से कौन सा एकीकृत सर्किट यानी आईसी का एक प्रकार नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, टेट्रालिथिक संबंध परिपथ ये नहीं है, जबकि दोस्तों मोनोलिथिक संबंध परिपथ है और थिक फिल्म
तकनीकी है, हाइब्रिड परिपथ है। इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप, इनमें से कौन सा शक्ति 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 ट्रांजिस्टर के बारे में गलत है। दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, जो गलत है, इसकी संरचना सामान्य ट्रांजिस्टर के समान है, ये गलत है। जबकि दोस्तों यह एक स्विच की भांति कार्य करता है, ये सही है। इसकी स्विचिंग स्पीड तेज होती है, ये भी सही है। जो कि दो सही है, ये ऑप्शन नंबर सी आपका गलत है। चलिए चलिए दोस्तों, जैसे कि इसमें देखते हैं हम, जैसे कि आपका इसमें दिया गया है समान ट्रांजिस्टर, जो समान ट्रांजिस्टर की भांति शक्ति ट्रांजिस्टर भी एक धारा नियंत्रित अर्धचालक युक्ति होती है और जिसकी मूल संरचना तथा प्रारूप भी सामान्य ट्रांजिस्टर की भांति नहीं होते हैं। आन स्थिति में इसकी वोल्टतापात लगभग 1 वोल्ट होती है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है जैसे कि दोस्तों फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर ऑपरेट करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्लास बी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की स्थिर और परिवर्ती लोड लाइन भिन्न रहती है। राइट आंसर दोस्तों जो आपकी सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं आप, जैसे कि निर्गत पर कपलिंग संधारित्र से एक प्रतिरोधक भार लगा हुआ, इसका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों, बाकी तो जानकारी आप देख सकते हैं। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न जैसे कि दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, एक स्वबायसित परिपथ तापक्रम और प्रोसेस पैरामीटर में बदलाव के विरुद्ध परिपथ के डैश डैश को स्थिरता प्रदान करता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, संग्राहक धारा इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों इसका फार्मूला भी आप देख सकते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, वक्रों के परिवार पर चित्रित भार के सिरे दर्शाते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, संतृप्ता एवं कटाव क्षेत्र इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न जैसे कि वाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के संबंध में इनमें से कौन सा विकल्प सही है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, यह ट्रिगर्ड ऑसिलेटर होता है, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, जैसा कि किसी ऑसिलेटर में दोलन बनाए रखने के लिए आवश्यक शर्त क्या है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, खुला पास लब्धि एकक होनी चाहिए और फीडबैक धनात्मक होनी चाहिए, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए, जैसा कि लब्ध यानी गेन बराबर इसका फार्मूला ये होता है। और हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और केबलों के विद्युत रोधन पदार्थों में इनमें से कौन सा गुण नहीं होना चाहिए। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, आर्द्रताग्राही इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न जैसा कि 3 फेज इन्वर्टर के प्रचालन की विधि है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 120 डिग्री इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों फेज अलग करने के लिए इसका फार्मूला होता 360 डिग्री अपान एन, यहाँ इनसे भाग दे देंगे, जैसे कि 3 है 3 से भाग दे देंगे तो आपका इसमें से निकल कर आ जाता है कोण। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देखते हैं, कंपन करने वाली मोटर के दोष का कारण निम्नलिखित में से क्या नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, दोष युक्त भू संपर्कन यानी अर्थ इसका राइट आंसर है, अर्थ फॉल्ट। चलिए, जैसा कि दोस्तों इसमें देखते हैं, कंपन करने वाली मोटर के दोष के कारण हो सकते हैं जैसे कि कमजोर नींव, असंरेखित मोटर और दोषयुक्त बेरिंग आदि होते हैं। अगला प्रश्न, ट्रायक ट्रायक में प्रयुक्त होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, रंगीन टीवी सेट में प्रयोग किया जाता है। जैसा कि इसमें ट्रायक रंगीन टीवी सेट में प्रयुक्त होता है। ट्रायक एक 4 परत और पीएन संधि संरचना है जो ऐसी 4 परत युक्त के समतुल्य होती है, जिसमें उक्त दोनों परस्पर विपरीत पीएन क्रम के परस्पर समांतर क्रम में संयोजित होती है। अगला प्रश्न, इन्वर्टर का कार्य क्या है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डीसी को एसी में बदलना इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न जैसे कि दोस्तों, एक बिट डिजिटल तुलनित्र सर्किट में कौन सा गेट एक समानता डिटेक्टर के रूप में काम करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, XOR गेट इसका राइट आंसर है। चलिए, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर इसकी सत्यता सारणी भी आप देख सकते हैं।
बाकी चलिए, जैसे कि दोस्तों इसमें इनपुट 0 0 देंगे तो आउटपुट में भी 0 होगा, और इनपुट में 0 1 देंगे तो आउटपुट में 1 प्राप्त होगा, और इनपुट में 0 1 देंगे तो आउटपुट में 1, और 1 1 देंगे तो आउटपुट में 0 प्राप्त होगा। अगला प्रश्न जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें कौन सा कथन फ्लिप फ्लॉप सर्किट के लिए सत्य है? राइट आंसर दोस्तों जो आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्लिप फ्लॉप एक अनुक्रमिक लॉजिक सर्किट है, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों फ्लिप फ्लॉप के बारे में हम जानते हैं, जैसे कि फ्लिप फ्लॉप एक बेसिक डिजिटल मेमोरी परिपथ है। यह एक अनुक्रमिक लॉजिक यानी लॉजिक परिपथ है। इन युक्तियों में फीडबैक प्रयुक्त की जाती है तथा इनकी आउटपुट यानी एक्सटर्नल आउटपुट इनपुट तथा आउटपुट की प्रेजेंट स्टेट पर निर्भर करती है। इसकी 2 स्थायी अवस्थाएं होती हैं। अगला प्रश्न, बूलियन बीजगणित में a प्लस बी बार बराबर, राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ए बार इंटू बी बार इसका राइट आंसर है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, हमारे इस प्रश्नों की श्रृंखला में सभी प्रकार के प्रश्न मिलेंगे, चाहे कोई भी प्रश्न हो दोस्तों। हर टॉपिक से हमने प्रश्न लिया है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे दोस्तों। इससे बाहर तो प्रश्न बाहर जाने वाला नहीं है। अगर दोस्तों हम लगभग 25 से 30 वीडियो बनाएंगे, अगर पूरी वीडियो देख लेते हैं तो आपका कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। जैसा कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा परिरक्षी कंड्यूट का वर्गीकरण नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मोटी भित्ति परिरक्षी इसका राइट आंसर है। जैसा कि इसमें देख सकते हैं आप, मोटी भित्ति परिभक्षी का वर्गीकरण नहीं है, और परिभक्षी के जो 7 भागों में वर्गीकृत किया, जैसे कि ठोस धातु परिरक्षी और विद्युत चालक ट्यूब और विद्युत अचालक ट्यूब, लचकदार धातु परिरक्षी और ठोस पीवीसी परिरक्षी, और द्रवरोधी लचकदार धातु परिरक्षी और द्रवरोधी लचकदार धातु परिरक्षी, ये सारे इसके भाग हैं। अगला प्रश्न, दृढ़ परिरक्षी नालिका के संबंध और असंबंधन के लिए डैश टूल उपकरण की आवश्यकता होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, पाइप रिंच इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न अगला है, जैसे कि दोस्तों घरेलू तार के स्थापन के लिए डैश तक के भार को प्रवाहित करने वाले तारों का चयन करना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 3 किलोवाट इसका राइट आंसर है। चलिए, जैसा कि अगला प्रश्न आपका दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं दिए गए विकल्पों में से कौन सा परिरक्षी कंड्यूट तार विस्थापन विधि नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ड्राइंग यानी कर्षण आउट इसका राइट आंसर है। चलिए, जैसा कि हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, आपका अगला प्रश्न है, किस तरह की डीसी मशीन ध्रुवों में अवशिष्ट चुंबकत्व आवश्यक है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, स्थायी चुंबक वाला जनरेटर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है, एक डीसी मशीन के निम्नलिखित ब्रेजिंग एक्शंस में किसके दौरान ऊर्जा बचाई जाती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रीजनरेटिव ब्रेकिंग इसका राइट आंसर है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग में डीसी मशीन की ऊर्जा बचाई जा सकती है, क्योंकि ब्रेकिंग की अवस्था में मोटर जनरेटर की तरह कार्य करने लगती है, और यह सप्लाई से ऊर्जा लेने के बजाय सप्लाई को ऊर्जा देने लगती है। इस विधि का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। अगला प्रश्न जैसे कि दोस्तों 12 ध्रुव यानी 12 पोल तरंग संबंध डीसी मशीन में समांतर पथ होते हैं। सही उत्तर दोस्तों आपका जो वेव में जो होता है हमेशा 2 ही होते हैं, जो कि लैप में समांतर पथों की संख्या पोल्स की संख्या के बराबर होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसे कि यदि एक सुचालक कंडक्टर 2 सेकंड में फ्लक्स के 2 वेबर काटता है और इसके 50 चक्कर होते हैं तो कंडक्टर में प्रेरित ईएमएफ होगा। राइट आंसर दोस्तों, इस फार्मूले पर आप मान रखेंगे तो आपका जो उत्तर निकल कर आएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। इस फार्मूले पर मान रखेंगे, फिर ई बराबर आप निकाल लेंगे तो आपका 50 वोल्ट सही उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न जैसे कि दोस्तों डैश को कम करने के लिए आर्मेचर कोर पर परत चढ़ाई जाती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, भंवर धारा हानि इसका राइट आंसर है। जैसे कि भंवर धारा हानि का फार्मूला देख सकते हैं, हिस्टैरिसीस हानि का फार्मूला भी आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न, डीसी मोटर में
पश्च ईएमएफ डेड डैश के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, समांतर पथों की संख्या इसका राइट आंसर है। जैसा कि आप इसका फार्मूला भी आप जान सकते हैं। अगला प्रश्न जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं, टार्क निम्न में से किसके आनुपातिक होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, फ्लक्स और आर्मेचर करंट के अनुपातिक होता है। चलिए जैसा कि अगला प्रश्न, जैसा कि दोस्तों इसकी व्याख्या कुछ देखते हैं। जो फ्लक्स और आर्मेचर करंट अनुपातिक होता है, जबकि क्षेत्रफल जो होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला प्रश्न जैसा कि आपका दिया गया है, करंट ट्रांसफार्मर के प्राइमरी सर्किट में जब करंट प्रवाहित हो रहा हो तब सेकेंडरी परिपथ में सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, खुला नहीं रखा जाता है। ये इसका सही उत्तर है। जैसे कि इसके बारे में कुछ जानकारी देखते हैं। जैसे कि सीटी यानी करंट ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली को खुला नहीं रखना चाहिए। खुला होने पर द्वितीय कुंडली में अति उच्च वोल्टता उत्पन्न होती है, जो वहां पर कार्य करने वाले व्यक्ति के लिए घातक होगी। इसके साथ ट्रांसफार्मर का कोरोड भी अधिक संतृप्त होकर अपना चुंबकीय गुण सदैव के लिए नष्ट कर देगा, इसलिए खुला नहीं रखना चाहिए। अगला प्रश्न, जैसे कि वोल्ट मीटर के प्रचालन के लिए विभव ट्रांसफार्मर का प्रयोग उच्च वोल्टेज को निरापद वोल्टेज तक घटाने के लिए किया जाता है। प्राइमरी में फेरों की संख्या होती है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, जो कि सेकेंडरी में फेरों की संख्या से अधिक इसका सही उत्तर है। चलिए जैसा कि दोस्तों, क्योंकि प्राइमरी में टर्नों की संख्या सेकेंडरी में वाइंडिंग में अधिक होगी और प्राइमरी और सेकेंडरी को उच्च विद्युत रोधी पदार्थ द्वारा अलग किया जाता है। अगला प्रश्न जैसे कि पावर ट्रांसफार्मर यानी पीटी की लौह कोरोड में पटलन करने का प्रयोजन निम्नलिखित घटाना होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, भावर धारा हानियाँ इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं भावर धारा हानियाँ। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जैसे कि दोस्तों सीआरओ के पर्दे पर दो पूर्ण संकेत चक्र दिखाई पड़ेंगे जब आप प्रसव जनित्र का समय काल डेड डैश कितना होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, संकेत काल का दुगुना इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा यंत्र एसी और डीसी दोनों परिपथों में लगाया जा सकता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, चालित लौह यंत्र इसका राइट आंसर है। जिसे एसी और डीसी दोनों में लगा सकते हैं। जैसे कि स्थिर वैद्युत यंत्र भी एसी और डीसी दोनों पर कार्य करता है, केवल वोल्ट मीटर में ही प्रयोग किया जाता है इसका। अगला प्रश्न, एनालॉग मल्टीमीटर निम्नलिखित में से किसका मापन नहीं कर सकता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, पावर फैक्टर इसका राइट आंसर है। एनालॉग मल्टीमीटर शक्ति गुणांक माप नहीं सकता। शक्ति गुणांक को पावर फैक्टर मीटर द्वारा मापा जाता है। अगला प्रश्न, विद्युत ऊर्जा की खपत निम्नलिखित में के द्वारा मापी जाती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा मापी इसका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, जैसे कि किसी मोटर द्वारा ली गई धारा उसके टर्मिनलों पर आरोपित डेड डैश पर स्टेटर की प्रतिबाधा द्वारा निर्धारित की जाती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, वोल्टेज इसका राइट आंसर है। किसी मोटर द्वारा ली गई धारा उसके टर्मिनलों पर आरोपित वोल्टेज स्टेटर की प्रतिबाधा पर निर्धारित होते हैं। इसका फार्मूला भी आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न, 3 फेज इंडक्शन मोटर में अचर हानियां निर्धारित की जाती हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, भार रहित परीक्षण यानी नो लोड टेस्ट द्वारा निर्धारित की जाती हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, जैसे कि जब रोटर प्रतिरोध रोटर प्रतिघात के बराबर होता है तब प्रेरण इंडक्शन मोटर का प्रवर्तन अघूर्ण स्टार्टिंग टॉर्क डेड डैश होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, अधिकतम इसका राइट आंसर है। इसका फार्मूला भी आप जान सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं, जैसा कि एक सीलिंग फैन जिसमें संधारित यानी प्रारंभ मोटर लगी है, स्विच बंद यानी ऑन करने पर घूमती नहीं है। यदि उसे किसी दशा में धक्के से घुमा दिया जाए तो वह चलने लगती है, तो इसका क्या कारण है। सही उत्तर दोस्तों इसमें जो है कैपेसिटर जो शॉर्ट सर्किट हो गया है, ये इसका यानी कैपेसिटर जो है इसमें खुला धारक यानी ओपन कैपेसिटर है। चलिए जैसा कि इसमें सीलिंग फैन में कैपेसिटर प्रारंभ मोटर में लगी है, स्विच बंद यानी बंद करने पर घूमती नहीं है। यदि उसे किसी दिशा में धक्का
धक्के से घुमा दिया जाए तो वह चलने लगती है। इसका कारण खुला संधारित्र यानी खुला कैपेसिटर है, ओपन कैपेसिटर है। अगला प्रश्न, कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर यानी कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर की दिशा क्या बदलने के विपरीत की जा सकती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, गतिशील कुंडलन अथवा आरंभिक कुंडलन के संबंध में बदलना इसका राइट आंसर है। जैसा कि हम इसमें देखते हैं, कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर की दिशा में गतिशील कुंडलन अथवा आरंभिक कुंडलन के संबंध में बदलने से परिवर्तित किया जा सकता है। यदि संधारित्र प्रारूपी मोटरों की प्रारंभिक कुंडलन के श्रेणी क्रम में अपकेंद्री स्विच लगा दिया जाए तो यह कैपेसिटर स्टार्ट मोटरें कहलाती हैं। अगला प्रश्न, सिंगल फेज मोटर सेंट्रीफ्यूगल स्विच का क्या काम है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, मोटर जब 75% गति पकड़ ले तब प्रारंभिक कुंडलन को अलग करना इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है, किसी सिंक्रोनस यानी तुल्यकालिक जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेटर ऋणात्मक हो सकता है जब। राइट आंसर दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि लोड पावर फैक्टर लीडिंग होता है, ये इसका राइट आंसर है। चलिए, जैसा कि इसमें देख सकते हैं आप, इसका फार्मूला वोल्टेज रेगुलेशन बराबर देख सकते हैं इसका फार्मूला होता है। अगला प्रश्न है, जैसे कि उच्च टर्मिनल वोल्टेज प्राप्त करने के लिए आमतौर पर 3 फेज अल्टरनेटर को कैसे कनेक्ट किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, स्टार कनेक्टेड करते हैं। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, किसके मदद के साथ एक एसी जनरेटर बिजली की ऊर्जा को बाहरी भार के लिए संचारित करता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, स्लिप रिंग इसका राइट आंसर है। जैसा कि आर्मेचर वाइंडिंग में उत्पन्न विद्युत वाहक बल स्लिप रिंग की सहायता से बाह्य परिपथ को दिया जाता है। इसे स्लिप रिंगों की संख्या 2 होती है इसमें। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मोटर प्रेरण इंडक्शन मोटर के समान है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, अतुल्यकालिक सिंक्रोनस मोटर इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों अतुल्यकालिक मोटर सिंक्रोनस मोटर यानी सिंक्रोनस चाल पर नहीं चल सकती, क्योंकि इसकी तुल्यकालिक चाल पर प्रेरण मोटर में उत्पन्न बलाघूर्ण का मान 0 हो जाता है, इसलिए इसे अतुल्यकालिक मोटर कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मशीन विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, तुल्यकालिक यानी सिंक्रोनस मोटर इसका राइट आंसर है। तुल्यकालिक मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, जबकि डायनामो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न, जैसे कि तुल्यकालिक यानी सिंक्रोनस मोटर है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, अस्वचालित मोटर होती है, यानी ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। इसे सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए दोस्तों पोनी मोटर का उपयोग डीसी मोटर का सेल्फ स्टार्टिंग विधि द्वारा इसे स्टार्ट करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, जैसा कि एक रोटरी कन्वर्टर किस प्रकार के कन्वर्टरों के अंतर्गत वर्गीकृत है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, सिंगल फेज या 3 फेज प्रकार इसका राइट आंसर है। रोटरी कन्वर्टर के बारे में आप देख सकते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, जैसे कि यहाँ पर इसका डायग्राम भी दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, जैसे कि धातु डिस्टकारी में हानियाँ कम होती हैं और डेड डैश। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, दक्षता उच्च होती है, ये इसका राइट आंसर है। जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं, इसमें धातु रेक्टिफायर में हानियाँ कम तथा दक्षता उच्च होती हैं। यह 2 प्रकार का होता है, जैसे कि ताम्र ऑक्साइड डिस्टकारी और सेलेनियम डिस्टकारी। और उच्च वोल्टता प्राप्त करने के लिए कई मेटल रेक्टिफायर घटकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और उच्च धारा प्राप्त करने के लिए कई मेटल रेक्टिफायर घटकों समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं, एसी मशीनों में समांतर पथों की संख्या पोल्स की संख्या के बराबर होगी यदि आर्मेचर वाइंडिंग डेड डैश हो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लैप कुंडलन इसका राइट आंसर है। जैसा कि आप देख सकते हैं, एसी मशीन में समांतर पथों की संख्या पोलों की संख्या बराबर होती है, यह आर्मेचर लैप वाउंड होता है। अगला प्रश्न, पोल अंतराल यानी पोल पिच को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, प्रति पोल आर्मेचर स्लॉट प्रखाच की संख्या इसका राइट आंसर है। इसका फार्मूला भी आप देख सकते हैं। अगला
अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है, संपूर्ण रूप में एक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ईएमएफ दो कुंडली भुजाओं में प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ का डैश डैश है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी योग इसका राइट आंसर है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है, एक उच्च दबाव मरकरी वेपर लैंप की प्रदीपन दक्षता कितनी होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 44 से 57 ल्यूमेन प्रति वाट इसका राइट आंसर है। और इसमें हम देखते हैं जैसे कि दोस्तों मरकरी वाष्प लैंप सहायक इलेक्ट्रोड के साथ MA टाइप और मरकरी वाष्प लैंप सहायक इलेक्ट्रोड तथा टंगस्टन फिलामेंट के साथ और मरकरी वाष्प लैंप बेनट कैप के साथ। चलिए अगला प्रश्न है जैसे कि दोस्तों यदि एक फ्लोरोसेंट लैंप के केवल सिरों पर प्रदीपन होता है तो उसे क्या इंगित करता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी एक शॉर्ट सर्किट स्टार्टर इसका राइट आंसर है। चलिए जैसा कि दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं, यदि एक फ्लोरोसेंट लैंप के केवल सिरों पर प्रदीपन होता है उसे यह इंगित करता है कि स्टार्टर शॉर्ट हो गया है। इसमें दो प्रकार के स्टार्टर प्रयोग किए जाते हैं, ग्लो टाइप स्टार्टर और थर्मल टाइप स्टार्टर, जो कि आप देख सकते हैं। चलिए जैसा कि आजकल थर्मल स्टार्टर स्विच का प्रयोग नहीं किया जाता है और फ्लोरोसेंट टिप में स्टार्टर के इलेक्ट्रोडों द्वारा बहुत उच्च धारा प्रवाहित होती है कि इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर देती है और ट्यूब की गैस आयनित हो जाती है। लेकिन जब स्टार्टर खराब हो जाते हैं तो ट्यूब के अंदर की गैस आयनित नहीं हो पाती है और ट्यूब लाइट के सिरों पर केवल प्रदीपन होता है। अगला प्रश्न है, वायु प्रतिशन यानी एयर कंडीशनिंग की प्रक्रिया में हवा निम्नलिखित किस विशेषता के नियंत्रण करना शामिल होता है। सही उत्तर दोस्तों आपका जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी इसमें दोस्तों जैसे कि तापमान, शुद्धता और अपेक्षिक आर्द्रता परिसंचरण, ये सभी इसके राइट आंसर है। अगला प्रश्न, बाकी जानकारी आप देख सकते हैं दोस्तों। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं, जहां यांत्रिक और अग्नि सुरक्षा की आवश्यकता है वहां किस प्रकार की वायरिंग की जाती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी नालिका इसका राइट आंसर है। जैसा कि इसमें यह एक स्थायी प्रकार की वायरिंग होती है। यह वायरिंग यांत्रिक चोटों से सुरक्षा प्रदान करती है। यह वायरिंग नमी, वर्षा आदि से सुरक्षित होती है। इस वायरिंग की स्थापन मूल्य अधिक होता है और इसकी स्थापन के लिए कुशल कारीगर की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न, सीढ़ियों की वायरिंग में प्रयोग होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी टू वे स्विच इसमें प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, निम्न में से कौन सी वायरिंग अस्थायी स्थापना के लिए उपयुक्त है। राइट आंसर दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए क्लिट इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है, एक इंडक्शन मोटर ड्राइव के लिए परिवर्ती वोल्टेज परिवर्ती आवृत्ति की आपूर्ति के लिए यदि एक रेक्टिफिकेशन अनियंत्रित है तो वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी निम्न में से किससे नियंत्रित किए जा सकते हैं। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, जो कि दोस्तों आप देख सकते हैं पल्स विद मॉड्यूलेटेड इन्वर्टर इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न जैसा कि आप देख सकते हैं, ट्रैक्शन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सी स्टार्टिंग विधि की वरीयता दी जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वेरिएबल स्पीड ड्राइव इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं, वेरिएबल स्पीड ड्राइव के लिए डीसी मशीन अति उत्तम मशीन मानी जाती है। अगला प्रश्न जैसा कि दोस्तों साधारणतया तापन साधनों में प्रयुक्त विद्युत केबल में विद्युत शक्ति की कुछ क्षति हो जाती है जिसका कारण होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी विद्युत धारा जनित ऊष्मा इसका राइट आंसर है। चलिए जैसा कि हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, आपको एक ऐसे विद्युत तापक की जांच करनी है जो गर्म नहीं होता है। आपने पता लगाना है कि पूर्ति सर्किट और अनुरूपी स्विच में कोई खराबी नहीं है। इस दोष को दूर करने के लिए आप कौन सा कदम उठाएंगे। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए तापक को पूरा खोलकर सभी पुर्जों की जांच करेंगे, ये इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, आपको एक पंखा लैंप परिवर्तित करना है तो ऐसे मामले में सबसे सुरक्षित मार्ग कौन सा है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी मुख्य पूर्ति स्विच को बंद करना इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, जैसा कि विद्युत
जल तापक और संयोजक केबल के बीच आईएस के अनुसार विद्युत प्रतिरोध कितना होना चाहिए? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 0.01 किलो ओम इसका राइट आंसर है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें पूरी जानकारी दी गई, आप पढ़ भी सकते हैं वीडियो को रोककर। अगला प्रश्न है पन बिजली संयंत्र है, इसका सही उत्तर हो जाएगा जो कि आपका राइट आंसर यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है ये, जो कि आप देख सकते हैं। जैसा कि पन बिजली संयंत्र में ऊर्जा पारंपरिक स्रोत पारंपरिक रूप से जो ऊर्जा स्रोत लंबे समय से प्रयोग किए जा रहे हैं उन्हें परंपरागत ऊर्जा स्रोत का नाम दिया जाता है, जैसे कि नाभिकीय जीवाश्म ईंधन और हाइड्रो रिसोर्स आदि। अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? जैसे कि दोस्तों ऊर्जा के वे स्रोत जिन्हें बड़े पैमाने पर वर्ष 1973 के तेल संकट के बाद प्रयोग में लाया गया अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं, जैसे कि सौर, वायु, बायोमास इत्यादि। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा पन बिजली संयंत्र के साइट चयन के लिए एक आवश्यक नहीं है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी तलछट इसका राइट आंसर है। बाकी जानकारी आप देख सकते हैं, जैसे कि दोस्तों पन बिजली संयंत्र के साइट चयन के लिए आवश्यक है, जैसे कि दोस्तों पानी की उपलब्धता, बड़े जल संग्रहण क्षेत्र और पथरीली जमीन। यह स्पष्ट है कि पन बिजली संयंत्र के साइट चयन के लिए तलछट की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न जैसा कि दोस्तों निम्नलिखित में से किसका अधिकतम मॉडरेटिंग अनुपात है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए DTO इसका राइट आंसर है, जो कि इसे भारी जल भी कहते हैं। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है कोयले की गुणवत्ता इसके रैंक पर निर्भर करती है, आरोही क्रम में व्यवस्थित की गई कोयले की रैंक किस प्रकार की है? सही उत्तर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, जो कि लिग्नाइट, सब बिटुमिनस कोयला और एंथेरेसाइट इसका राइट आंसर है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कोयला दिया गया है, कैलोरीफिक मान भी दिया गया है। लिग्नाइट का देख सकते हैं 5000 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम होता है। सब बिटुमिनस का देख सकते हैं 6400 किलो और बिटुमिनस का देख सकते हैं 7600। एंथ्रासाइट का भी देख सकते हैं। और जैसे कि गुणवत्ता के आरोही क्रम में जैसे कि लिग्नाइट होता है, सब बिटुमिनस होता है और बिटुमिनस एंथ्रासाइट आदि होते हैं। अगला प्रश्न जैसा कि ऊर्जा की विद्युत इकाई क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि मेगावोल्ट एम्पियर इसका राइट आंसर है। जैसा कि हम इसमें देखते हैं नाभिकीय संयंत्र की पूंजी लागत बहुत उच्च होती है। नाभिकीय संयंत्र शक्ति केंद्रों में मुख्य ऊर्जा यूरेनियम, थोरियम अथवा प्लूटोनियम ईंधन की भांति प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न जैसा कि गैस टरबाइन पावर प्लांट आमतौर पर किसकी आपूर्ति के लिए प्रयुक्त किया जाता है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी पीक लोड इसका राइट आंसर है। दोस्तों इसमें इसलिए मैं चिन्ह लगा देता हूं ताकि आपको PDF में चिन्ह लगा हुआ मिले, वहां आपको इसमें ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। चलिए दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा ठोस ईंधन नहीं है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी कोल तार ये ठोस ईंधन नहीं, जबकि पीट, लकड़ी, कोयला ये सभी ठोस ईंधन है। अगला प्रश्न जैसा कि जब टरबाइन पर वाष्प छोड़ी जाती है तब टरबाइन पैदा करते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जैसे कि आंतरिक ऊर्जा इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है जैसा कि पेनस्टॉक को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी सर्ज टैंक इसका राइट आंसर है। जैसा कि अगले प्रश्न पर चलते हैं हम, जैसा कि आपका अगला प्रश्न है निम्न में से एक गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक गैस इसका राइट आंसर है। निम्न में से गैस परंपरागत स्रोत ऊर्जा का स्रोत नहीं है, जबकि जल ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा इत्यादि परंपरागत स्रोत के यानी ऊर्जा के स्रोत हैं। अगला प्रश्न जल विद्युतीय स्टेशन में उपयोग किए जाने वाले प्रत्यावर्तक डैश प्रकार का होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि सेलियंट पोल प्रत्यावर्तक इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका जैसा कि स्टे वायर में किस टरबाइन का इंसुलेटर प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए एग टाइप इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न जैसा कि दोस्तों यहाँ पर और पूरी जानकारी देखते हैं, जैसा कि यह चीनी मिट्टी से बना पॉलिश युक्त मजबूत इंसुलेटर होता है। इसका उपयोग स्टे वायर तथा उच्च वोल्टेज लाइन के जोड़ में किया जाता है।
क्योंकि यह इंसुलेटर पर्याप्त खिंचाव बल सह सकता है, इसलिए इसे यह स्ट्रेन इंसुलेटर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न जैसे कि निम्नलिखित में से उच्च वोल्टेज से रक्षण के लिए सबसे अच्छा उपकरण कौन सा है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ओवरहेड ग्राउंड इसका राइट आंसर। ओवरहेड ग्राउंड वायर इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, सर्विस लाइन के लिए निम्नलिखित में से किस खंभे को प्राथमिकता दी जाती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, आरसीसी इसका राइट आंसर है। चलिए, जैसा कि दोस्तों यह सीमेंट, स्टोन, डस्ट, कंक्रीट तथा लोहे के सरिये से बनाया जाता है। अगला प्रश्न, खंभे से तिरछी भुजा लगाने का प्रयोजन है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, इंसुलेटर लगाना इसका राइट आंसर है। जैसा कि खंभे के ऊपरी सिरे पर क्लैंप तथा नट बोल्ट से कसी गई क्षैतिज भुजाएं क्रॉस आर्म कहलाती हैं। इन भुजाओं पर इंसुलेटर लगाए जाते हैं और इंसुलेटर पर तारें कसी जाती हैं। सामान्यतः ये भुजाएं एंगल आयरन से बनाई जाती हैं। अगला प्रश्न, अगला है जैसे कि आंतरिक वायरिंग के रूप में यूएफ यानी भूमिगत फीडर केबल का उपयोग कहाँ नहीं किया जा सकता? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 90 डिग्री से अधिक ताप पर नहीं कर सकते, जबकि दोस्तों आर्द्र स्थानों में, संरक्षक स्थानों में और शुष्क स्थानों में कर सकते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न जैसे कि दोस्तों केबल पर इंटरशीथ ग्राइंडिंग प्रदान करता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, एक समान विभव प्रवणता इसका राइट आंसर है। चलिए, जैसा कि इंटरशीथ करने से दो परतों के बीच कैपेसिटेंस समान हो जाता है, जिसके कारण विभव प्रवणता समान हो जाती है। अगला है 66 किलोवोल्ट अनुप्रयोग किस प्रकार के केबल का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, स्क्रीन्ड केबल इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अगला है जैसे कि उच्च वोल्टेज केबल में इंसुलेशन के लिए आमतौर पर प्रयोग की जाने वाली सामग्री है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कागज इसका राइट आंसर है। जैसा कि यह काफ़ी सस्ता होता है और इसकी कमी यह है कि नमी को अवशोषित कर लेता है और जिससे इंसुलेशन घट जाता है। अगला प्रश्न, अगला है जैसा कि दोस्तों उसमें यानी थर्मल रिले निम्नलिखित सिद्धांत पर कार्य करता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है ये। जैसा कि इस प्रकार की रिले में एक हीटर कुंडली होती है। इस हीटर कुंडली को तापन तंत्र भी कहते हैं, जो कि विद्युत मोटर अथवा अन्य विद्युत मशीन की श्रेणी में संयोजित रहती हैं। अगला प्रश्न, यदि लोड का मान डेड से बढ़ जाता है तो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर की सुविधा उपलब्ध की जानी चाहिए। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 5 किलोवाट इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, जैसे कि एमसीबी एक सर्किट को संरक्षित करता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, शॉर्ट सर्किट एवं अतिभार दोनों से सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे कि सर्किट ब्रेकर एक यांत्रिक युक्ति है जो सभी परिस्थितियों में परिपथ को बंद करने तथा खोलने में समर्थ होती है और कुछ अन्य निर्देश न हो तो इसकी अभिकल्पना ऐसी हो कि भूप्रदोष या लघु पतन प्रदोष की स्थिति में बिजली की धारा स्वतः कट कर सके। चलिए, अगला प्रश्न, जैसा कि सर्किट ब्रेकर की ट्रिप कॉइल में किसके द्वारा दी जाती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, डीसी वोल्टता इसका राइट आंसर है। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक सर्किट ब्रेकर का हिस्सा नहीं है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, कंजर्वेटर इसका राइट आंसर है। जैसा कि कंजर्वेटर सर्किट ब्रेकर का भाग नहीं है, कंजर्वेटर ट्रांसफार्मर में लगा होता है जबकि बाकी भाग सर्किट ब्रेकर के होते हैं। चलिए, अगला प्रश्न, अगला है जैसा कि दोस्तों एक सिंगल फेज डीसी ड्राइव में असतत आर्मेचर धारा का परिणाम है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, खराब गति नियमन इसका राइट आंसर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका फार्मूला भी स्पीड रेगुलेशन का। अगला प्रश्न, एक अर्ध परिवर्तक डेड चतुर्थांश परिवर्तक है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, एक इसका राइट आंसर। एक सेमी कन्वर्टर एक चतुर्थांश कन्वर्टर होता है। इसमें आउटपुट वोल्टेज और करंट की केवल एक ध्रुवता होती है। यह एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न, एक मोटर जनित्र सेट में जनित्र का विद्युत उत्पादन डेड आपूर्ति से ली गई छोटी शक्ति मोटर द्वारा ली जाती है तथा मोटर हानि की आपूर्ति के यांत्रिक शक्ति के रूप में दी जाती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी,
धन के बाद इसका राइट आंसर है। जैसा कि मोटर जनरेटर सेट का प्रयोग रीजनरेटिव या हॉपकिंस में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, डीसी चालन यानी डीसी ड्राइव की गति नियंत्रण के लिए निम्न में से कौन सी विधि अधिक दक्षता और उच्चतम वोल्टेज नियमन प्रदान करती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए आर्मेचर वोल्टता नियंत्रण इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अगला है जैसे कि दोस्तों टेलीफोन में विरूपण जो उसके निकटवर्ती टेलीफोन लाइन के द्वारा हो जाता है कहलाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी आर पार बातचीत यानी क्रॉस बातचीत इसका राइट आंसर है। अगला है जैसा कि एक टेलीफोन लाइन के दूसरे टेलीफोन लाइन से होने वाले अवरोध को कहते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए क्रॉस बातचीत कहते हैं। चलिए, जैसा कि दोस्तों क्रॉस बातचीत धारती प्रेरणी या चालकी युग्मित एक अवांछनीय प्रोग्राम होता है। अगला प्रश्न, टेलीविजन सिग्नल एक विशिष्ट दूरी के बाद सामान्यतः टीवी सेट द्वारा ग्रहण नहीं किए जाते हैं, कारण है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी पृथ्वी की वक्रता इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, पर्दे पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या जानी जाती है पर्दा की। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए स्पष्टता के रूप में इसका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों, आज के लिए दोस्तों देख सकते हैं हमारे इतने प्रश्न थे जो कि समाप्त हुए। दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आने वाली आपकी यूपीपीसीएल टीजीटी की परीक्षा के लिए दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों अगर आप इस सीरीज को लगातार फॉलो करते हैं तो आपका कोई भी प्रश्न गलत होने वाला नहीं है। इस वीडियो को लगभग 2 से 3 बार देख लेंगे तो लगभग आपके पूरे प्रश्न क्लियर हो जाएंगे, जो कि हमने इसमें कोई भी प्रश्न रिपीट नहीं होने दिया है। और ये जो सभी प्रश्न हैं सभी अपने आप में सभी अलग अलग प्रश्न हैं, जो कि इसकी व्याख्या काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों इस वीडियो की भी रोककर इसकी पीडीएफ भी आप पढ़ सकते हैं, और मतलब इस वीडियो को रोककर इसकी व्याख्या पढ़ सकते हैं। और मैं इसकी जो पीडीएफ है इसके मतलब टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, जो कि के एग्ज़ाम फाइट पीडीएफ चैनल के नाम पर टेलीग्राम चैनल बना हुआ है। आप वहां पर जाकर उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रहेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे स्टूडियो में, तब तक के लिए बाय।